नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है न्यूयॉर्क से डॉक्टर प्रूडेंट अंजीली। मैं आपका खादिम डॉक्टर अख्तर अंजीली लंदन से, और पाकिस्तान से कराची से हमारे आज के मेहमान जनाब आज़म महराज साहब, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि उनकी खिदमात ऐसी हैं। आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिर्फ एक बात पर डिस्कस करने के लिए। इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ कहूँ, मैं डॉक्टर प्रूडेंट साहब को और आज़म साहब को वेलकम करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। आज़म भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान की अक़लियतों के हवाले से है, और पाकिस्तान की अक़लियतों के बारे में, पाकिस्तान में ही क्या पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरह से वावैला है, होता रहता है, और उनमें हम भी शामिल हैं जो करते रहते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि बाज़ मसाइल ऐसे हैं हमारे जिनको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को बने हुए 73 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हमें यूँ लगता है जैसे पाकिस्तान की अक़लियतों के लिए आज तक कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको ना संजीदगी से देखा गया है, ना हम हुकूमत की तवज्जो उनकी तरफ दिला सके हैं, जिसकी वजह से ये है कि बहुत से मसाइल जो हैं वो पुश्त दर पुश्त चलते जा रहे हैं। आज़म साहब इस लिहाज से बहुत ही अहम शख्सियत है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने पिछले 25 साल से एक तहरीक पर काम शुरू किया जिसका नाम था तहरीक-ए-शनाख्त। ये एक फ़िक्री तहरीक है, बराह रास्त ये सियासी नहीं, इक़्तिसादी नहीं, फ़िक्री है, शऊर उजागर करने के लिए, आगाही देने के लिए कि हम अपने लोगों में आगाही और शऊर पैदा करें कि हम कौन हैं, हमारी धरती है, हमारा धरती के साथ क्या ताल्लुक़ है। इसी सिलसिले में उनकी किताब प्रोग्राम से पहले मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ उसकी। ये अब ज़रा इसको तस्वीर को गौर से देखिए, और किताब का उन्वान है धरती जाए क्यों पराए। अंग्रेजी में इसी किताब का तर्जुमा किया गया है, नेग्लेक्टेड क्रिश्चियन चिल्ड्रन ऑफ इंडस। और इस किताब के बारे में मेरे तासुरात जो हैं वो मेरी वेबसाइट कुआब पे injili.com पे मौजूद हैं। नाजरीन, मजीद गुफ्तगू करने से एतराज़ करते हुए लेट्स कट द चेस, गो टू आज़म साहब एंड गेट द प्रोग्राम स्टार्टेड। आज़म साहब, आपने किसी ज़माने में मुझे एक छोटा सा किताबचा भेजा था जिसका नाम था कि द पॉलिटिकल ट्रेजेडी ऑफ नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज। हाल ही में उसका एक अपडेटेड वर्जन जो है मुझ तक पहुंचा है। उसमें एक बात का जिक्र किया गया है, दोहरा वोट, जो आज का हमारा मौजू होगा, और हम आपसे सीखेंगे। दिस इज एन एजुकेशनल चैनल, हम आपसे सीखेंगे दोहरे वोट के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम आपसे दोहरे वोट के बारे में बात करें, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हमें अपनी जुबान में, अपनी जुबानी बताएं कि आपको ये सारा कुछ करने का ख्याल क्यों आया। गिव अस अ लिटिल बैकग्राउंड, आज़म साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि पहले भी कई दफ़ा कई प्रोग्राम में आपसे बात हो चुकी है कि ये बेसिकली मेरा एक डायग्नोस्टिक था बहुत बचपन से कि हमारा जो मसीही नौजवान है वो एज़ कम्पेयर टू जो हमारे मुसलमान पाकिस्तानी नौजवान हैं उनके मुकाबले में मुआशरे से बेगानगी बरतता है। उसकी बहुत सारी रीज़न है। जिस किताब का आपने जिक्र किया इसमें बहुत डिटेल से उन पे मैंने कोशिश की है बहस करने की। इसी मुआशरती बेगानगी को लेकर मैंने इसको एड्रेस करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि अगर आप मुआशरे से बेगाने हैं तो 100 तरह की तरक्की की राहें आप अपनी सोसाइटी में अपने ऊपर खुद ही बंद कर लेते हैं। जहाँ अक़लियत होने के नाते आपको और तरह के मसाइल का सामना होता है। इस रवैये को अपनाने से, और जाहिर है वो रवैया कोई बिला वजह नहीं, वो रिएक्शन होता है इम्तियाजी समाजी रवैयों का, इम्तियाजी समाजी कवानीन का, मुल्की कवानीन का, और वो सारी उसकी एक तारीख है लंबी चौड़ी। और
उसको एड्रेस करने के लिए कि भाई ठीक है, हकायक अपनी जगह, वो तल्ख हकीकतें अपनी जगह, लेकिन अगर आपको किसी सोसाइटी में जिंदा रहना है तो फिर उससे कट के नहीं जिंदा रहा जा सकता। ये किताब जो आपने जिसका तारुफ करवाया, ये डायग्नोस्टिक था इसी बीमारी का, जिसको एलियनेशन या मुआशरती बेगानगी कहता हूँ। और 13 किताबें फिर इसके हल के लिए, सदेबाप के लिए या इलाज के लिए लिखी गई। और इस तरह ये 14 किताबों की एक सीरीज है जिसमें इसी मसले को एड्रेस किया गया है। और ये वक्त के साथ साथ ये इर्तिकाई सफर तय करता। पहले मैं इसे कहता था नौजवान वर्गलाओ मुहिम, फिर इसको अपने वालिद साहब की डेथ के बाद उनके नाम से महराज मेमोरियल सोशल अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम रखा। और फिर ये अगला इसका जो स्टेप था वो तहरीक शनाख्त। और इसमें उन बाकी 13 कुतब में 6 निकात पर जो है बहस की जाती है कि आप इस धरती के बच्चे हैं, आज़ादी हिंद में आपके बुजुर्गों का ये किरदार है, क्या में पाकिस्तान में, तामीर पाकिस्तान में, दिफाई पाकिस्तान में आपका ये किरदार है। इस पूरे अपने किरदार को जानकर इस मुआशरे में फख्र से जान और शान से जिए। और इसकी वजह यह है कि जहां भी इस तरह के हालात का सामना होता है, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुआशरे में हो सकता है, तो देखिए एक तो ये रास्ता है कि सब लोग फरार करते हैं। अब फरार जो स्टैटिस्टिक दस्तयाब हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, पाकिस्तानी मसीही पिछले 100 साल से माइग्रेशन जारी है, तो 40 से 50 हजार ऊपर का फिगर नहीं नजर आता पूरी दुनिया में। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे तो कोई अगले 700-800 साल में पॉसिबल है कि ये जो इस वक्त गिनती है यहाँ कोई 35 लाख के करीब लोगों की, कि ये माइग्रेट कर सकें, तो ये तो कोई हल नहीं। दूसरी सूरत है कि आप हर वक्त एक सदमे, मायूसी की कैफियत में रहें और इसी वो भी कोई स्टेट ऑफ माइंड में पूरी जिंदगी गुजारते। ये भी कोई बहुत ही कुछ सेहतमंदाना हल नहीं है। तो हमने ये तीसरी एक अपने ताई अपनी समझ बूझ के तहत बहुत सारी फिक्री तहरीकों के बगौर मुताले से ये हल निकाला है कि आपने रहना है तो फिर शान से रहें। और ये आपकी, ये मुमकिन नहीं है कि किसी सोसाइटी में सिर्फ आपको मसाइल ही हों। जहाँ दरपेश मसाइल होते हैं वहाँ दस्तयाब मौके भी होते हैं। तो बाकी 13 कुतब में हमने उन मौक़ों को एक्सप्लोर किया। और कमजोरियों का तो जाहिर है बहुत सारा मंत्रा 73 साल से बोला जा रहा है और उसमें कोई झूठ भी नहीं है, लेकिन हमने ताकतों को भी एक्सप्लोर किया। और मकसद सिर्फ यही है कि आपने जब तक आपका इतना पुराना नाता है तो फिर शान से जिए। ये है इसका मुख्तसर। आज़िम साहब, आपने 4 बातों का जिक्र किया है। मुझे लगता है जैसे आपने वो एक्रोनिम या वो लफ्ज़ इस्तेमाल करने से जानबूझ के शायद एतराज किया है। स्वॉट एनालिसिस किसी भी कंपनी का, किसी का, वो जब स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है और उसके थ्रेट्स क्या है। जब ये 4 चीजें समझ आए तो वो पूरा एक डायग्नोस्टिक हो जाता है कि अब हमने कहाँ जाना है। 13-14 किताबों में यही है जी, स्वॉट एनालिसिस है। मैंने इसकी एक टर्म इजाद की है उर्दू में, तज्जिया तकमक, ताकत, कमजोरी, मौके और खतरात। बहुत खूबसूरत। मैंने इंग्लिश में ये चीज को समझा हुआ है, लेकिन ये आपका जो उर्दू तज्जिया तकमक, ताकत, कमजोरी जी, खतरात। बिल्कुल। प्रूडेंट साहब, आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? जी शुक्रिया आज़म साहब, आपने मुख्तसरन आपकी जो जदोजहद है, जो आपका मिशन है, उसको बड़े खूबसूरती से बयान कर दिया। जो नस्बुल-ऐन है उनका भी जिक्र कर दिया। इसमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा नुमायाँ चीज़ उभरती नज़र आती है वो आपने एक जो विक्टिम मेंटालिटी का, क्या मर्ज समझ लें या जो भी कह लें इसको, सिंड्रोम जो है उसको टच किया है। आपका एक नुमायाँ जो एरिया है वो ये मुझे नज़र आ रहा है कि जो विक्टिम मेंटालिटी है उसके साथ या तो जीते रहें और मरते रहें, या उस विक्टिम मेंटालिटी को टर्न अराउंड करें, अपसाइड डाउन करें, अप एंड करें और उसका कुछ सद्देबाब किया जाए। तो आपने एक नई क्या कह सकते हैं, एक नई दिशा दी है, एक नई तर्ज दी है सोचने की कि विक्टिम मेंटालिटी के साथ तो जो या तो राह फरार है
और या वो भी मुमकिन नहीं कि सब के सब वहाँ से निकल आएँ। और दूसरा ये है कि अपनी जगह बनाएं, क्योंकि जैसे आपकी किताब का टाइटल ही है कि धरती जाए क्यों पर है, कि ये धरती जाए हम मसीही लोग यहाँ के ही हैं और यहाँ रह के ही अपनी शनाख्त भी बनानी है, पहचान भी बनानी है और अपने कदम भी जमाना है। तो वो जो विक्टिम मेंटालिटी का जो मेंटल है, जो लिबास है या लपाता है, उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उसके लिए सबसे ज़ाहिर ज़रूरी है कि पहले तो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आप लोगों में, नौजवानों में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो कहते हैं ना ग्लास सीलिंग तोड़ना, ये ग्लास सीलिंग तोड़ के इसमें से बाहर निकलें। जब इसमें से बाहर निकलेंगे तो जैसे आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, मसाइल भी होते हैं, मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन अगर मुश्किलात और मसाइल पे ही तवज्जो दी जाएगी तो वो विक्टिम मेंटालिटी जो है इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। इसलिए जो आपने अप्रोच ली है वो बहुत ही पॉजिटिव है और नौजवानों में, मसीहियों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एतमाद और अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ये बड़ी ज़रूरी है। ये जो आपका सारा मिशन है उसमें एक ये बड़ी नुमाया चीज़ नज़र आ रही है कि Christians belong to this place and therefore we have to be acknowledged, accepted, and we have to make a space and a name for us. थैंक यू वेरी मच प्रोडन साहब। आजम साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। देखिए, पाकिस्तान को बने, जैसे मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ, 73 साल से जायद का वक्त हो गया है, तो इसमें ये जमहूरियत है। अब जमहूरियत कोई परफेक्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है, बट इट्स द बेस्ट वी हैव। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो बहरहाल अगर मतलब 1000 लोग जो है वो बेवकूफ भी हो तो उसके मुकाबले में 2 अक्लमंद तो 1000 जीत जाएंगे। चले, वो जमहूरियत की अपनी खूबसूरतियां, खामियां हैं। लेकिन अब बात यह है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत हमें दी गई है, और हमसे मुराद अभी पाकिस्तानी कौम नहीं, मैं पाकिस्तान कौम के मसीही बरादरी की बात कर रहा हूँ। हम पाकिस्तानी कौम है बिल्कुल नहीं, मसीही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स, हाँ चलो हिंदू, नॉन मुस्लिम्स के साथ जो हुआ है उसमें ये है कि यहाँ पे यूके से हम एक टीवी शो करते हैं गेटवे गैजेट के नाम से, स्काई चैनल 711, हर थर्सडे 8:30 यूके टाइम से शो होता है। उसमें मैंने एक बार वावेला किया था कि हमें पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, असेंबली में इलेक्ट करके नहीं जाने की इजाजत। उस पे आजम साहब आप यकीन करें, मुझे एक ही दिन में विदिन 24 आवर्स 6 कॉल्स आई कि ये आप क्या कह रहे हैं पाकिस्तान, और उनमें से चंद मुसलमान दोस्त थे पाकिस्तान से, वो आपके तो वहां पे बैठे हुए हैं, फलां बैठे हुए हैं, फलां बैठे, उन्होंने एमएनएस के नाम लिए, कहते जी वो तो आपके लोग हैं। अब मैंने उसके बाद एक आधा प्रोग्राम भी किया है, लेकिन वो जो खिचड़ी हम पे पकाई गई है हमारे साथ, जो नॉन रिप्रेजेंटेशन है, उसकी तरफ हम आएंगे। लेकिन आप, और वो मेरा दुख है, एंड होपफुली यू विल टच ऑन दैट। पहले मुझे ये बताइए कि तारीखी तौर पर पाकिस्तान में क्रिश्चियंस का, हमने ये बहुत बार ये गाना लाप लिया है कि हमारा पाकिस्तान बनाने में हिस्सा है, तामीर में हिस्सा है, लेकिन कौमी असेंबली और कानून साजी के दायरे में हमारा क्या हिस्सा रहा भी है कि नहीं रहा? क्योंकि इलेक्शन सिस्टम तो उसी में से निकलेगा ना। लेकिन जी कानून साजी अब तक जो 73 साल में जो सबसे, जिसको बहुत ही नुमाया मकाम हासिल है तारीख में, पाकिस्तान की आईनी तारीख में, वो है 1973 के आइन का बनना। और आज मैं आपको चीज एक बताऊं कि शायद बहुत से लोगों को पता हो लेकिन बहुत लोगों को ना भी पता हो कि 1973 के आइन के बनाने में किसी गैर मुस्लिम का कोई हाथ नहीं, क्योंकि उस असेंबली में कोई गैर मुस्लिम था ही नहीं। सर मैं आपकी बात कंट्रीब्यूशन ये देते जी, छोटी सी एक बात करके फिर मैं आप अपनी प्लीज इसमें मैं एक छोटा सा इजाफा ये करना चाहता हूँ कि मैंने किसी बड़ी मुसद्दका किताब में पाकिस्तान में होते हुए ये पढ़ा था कि
1973 के आइन से पहले एक आइन जस्टिस कर्नीलियस ने बनाया था, जिसको भुट्टो साहब ने डिसमिस कर दिया था, ये कह के कि नॉन मुस्लिम के हाथ का बना आइन मैं कबूल नहीं करूंगा। और उस बात में सदाकत जो है उस किताब के मुताबिक थी, लेकिन उसमें ये चीजें थी शायद जिनकी कोताही की आप बात कर रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि जो माइलस्टोन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में वो आइन 73 का। जी। एक तो मेरे पास कोई उसकी मुसद्दका इत्तला नहीं है, कोई ऐसी मेरे पास तस्दीक शुदा उसका पर, लेकिन अगर फर्ज करें वो बात हो भी तो वो एक आदमी का बनाया हुआ हो सकता है, लेकिन जो कौमी तौर पे जिसको एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिसको चारों सूबों ने एक वफाकी कानून की हैसियत दी और जिसको यूनानिमस भी कहा जाता है, मुत्तफिका आइन, उसमें किसी गैर मुस्लिम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि 70 के इलेक्शन में कोई नेशनल असेंबली में गैर मुस्लिम नहीं था। एक ही था राजा तरीदेव सिंह, वो बांग्लादेश से जीते थे, लेकिन उनका हल्का इंतखाब वहां रह गया था और खुद वो पाकिस्तान आ गए थे, तो वो भी मेंबर नहीं थे टेक्निकली इस असेंबली के, जो पाकिस्तान के हिस्से में आई, जिसने फिर 1973 का आइन बनाया। उसमें किसी मुसलमान का कोई हाथ, गैर मुस्लिम का कोई हिस्सा नहीं है। तो ये है हमारा आईनी किरदार अब तक का जो सबसे नुमाया उसमें। बाकी कुछ छोटी मोटी चीजें जो होती रहती हैं उसमें, वो जाहिर है मैं कोई कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, तो लेकिन ये एक तारीखी ऐसी चीज है, तो मैंने ये आपको बता दूं कि ये है हमारा किरदार। 1973 में जो आइन था उसमें तरीका इंतखाब हमारे लिए इसका मतलब था ही नहीं। तरीका इंतखाब था जो सब पाकिस्तानियों के लिए था, वो मिक्स इलेक्शन था, तो उसमें कोई जीत ही नहीं सका था। लोगों ने बड़े 35 के करीब 36 के करीब लोगों ने नॉमिनेशन भरी थी, इवन भुट्टो साहब के खिलाफ भी, और इस तरह की बड़ी बड़ी सीटों बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ, लेकिन कोई बंदा जीत ही नहीं सका। तो आजम साहब, वो तो एक बड़ी नेचुरल सी बात है, पाकिस्तान जैसे मुल्क के जो कल्चर है उसको देखते हुए एक गैर मुस्लिम, खासतौर पर मसीही के लिए मेन स्ट्रीम इलेक्शंस में किसी मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ जीतना तो नामुमकिन सी बात है रियलिस्टिकली। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं। वहाँ यहाँ तो अमेरिका में और लंदन में और यूरोप में जो बाहर के लोग आगे सेटल हुए हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, वो इलेक्शन जीतते हैं और असम्बलियों में भी जाते हैं, लेकिन वो एक बिल्कुल फ़र्क सेटअप है, कल्चर है। लेकिन पाकिस्तान में तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये ऐसा कभी दूर दूर तक मुमकिन नहीं है कि एक क्रिश्चियन या हिंदू या नॉन मुस्लिम किसी मुस्लिम कैंडिडेट के सामने खड़ा और जीते। नहीं है, मसाले हैं, बहुत कम हैं। अभी इस वक्त 43 के करीब लोग हमारे जो नॉन मुस्लिम बैठे हुए हैं सारे ऐवानों में मिला के, सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में, तो उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन जीत के हैं। वो तीनों हिंदू हैं, सिंध से हैं, और वो जाहिर मुसलमान कैंडिडेट्स को ही हरा कर आए हैं। और उन तीनों हलकों में अक्सरियती वोट हिंदुओं के नहीं है, यानी कहीं रेशो बहुत कम ज्यादा होगा, लेकिन अक्सरियत नहीं है, कि क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, आपने जो मिसाल दी है, चले ये आपने हमें एजुकेट किया, नई चीज है, उसमें जो सूबाई एक कल्चर है उसका भी काफी हाथ है। आई कुड बी रॉन्ग, वो एक मैं कहता हूँ क्योंकि सिंध का कल्चर थोड़ा सा फर्क कल्चर है, शायद टॉलरेंट है ज्यादा। जो सूफियों की धरती है या जो उसकी एक ब्यूटी है उसको भी कह सकते हैं, और उसमें क्रेडिट पीपल्स पार्टी को भी जाता है कि जिन्होंने टिकट देने की हिम्मत की, और उन हिंदुओं कैंडिडेट्स को भी जाता है कि उनके पास जो पाकिस्तान के मारूजी हालात के मुताबिक वो अहलियत थी। मारूजी हालात पर मैं जोर दे रहा हूँ, मारूजी हालात के मुताबिक मारूजी काबिलियत, अहलियत थी जो पाकिस्तान के इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए होती है, जिसमें आप टिकट खरीदना भी कह सकते हैं और बाकी सब चीजें जो इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, क्योंकि टिकट लेना भी तो कोई बहुत सौखा काम नहीं है ना।
जी जी जी। जी ये जो आपने मौरूजी हालात का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये बजाते खुद एक यूनिवर्स है, इसमें बहुत कुछ शामिल है। और मेरे ख्याल है हम लोग जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, वो लफ्ज मौरूजी को मौरूजी से गैर मौरूजी करके भी समझने के अहल है। आपकी बिल्कुल बात की समझ आ रही है। आजम साहब, आप मुझे ये बताइए कि लफ्ज इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन के लिहाज से, जुदागाना तर्ज इंतखाब, मखलूत तर्ज इंतखाब, मुतनासब नुमाइंदगी का तर्ज इंतखाब, और फिर ये जो अभी हमारे तर्ज इंतखाब चल रहा है या प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो है, जो पता नहीं कहाँ से रातों रात कोई बंदा पकड़ के कहीं से असेंबली में डाल दिया जाता है। तो आप जरा ये 3-4 जो सिस्टम्स हैं ये एक्सप्लेन कीजिए और फिर जरा हमें एजुकेट कीजिए कि व्हाई दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि पाकिस्तान की 73 साल तारीख में मेरे इल्म के मुताबिक ये है कि हमने ये सारे आजमा लिए। डॉक्टर साहब देखें, ये जो है ना, ये भी जो आपने स्वॉट एनालिसिस किया था ना, ये भी स्वॉट एनालिसिस किया है मैंने। और मैं क्योंकि जरा सुस्त हूँ, या आप समझे कि और भी प्रायोरिटीज होती हैं, तो मुझे कुछ 7 साल लगे हैं इस 73 साला निज़ाम को। और क्योंकि ये हमारे जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतें हैं, वो इतनी नुमाया नहीं है। जैसे मैंने आपको 73 का आइन था, तो ये ढूंढ डांट के ये सब चीजें निकालना काफी मुश्किल था। तो मैं आपको मुख्तसर बयान करता हूँ जिसमें ये तीनों निज़ाम आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले 1946 में इलेक्शन हुए थे। जो असेंबली हमारी चली थी, कोई मेरा ख्याल है कोई ये चली थी 54 तक, 1946 में। तो ये था मिक्स मखलूत इलेक्शन। उस वक्त जो भी म्यार होता था, 1 मैन 1 वोट नहीं होता था। और इसमें कोई 14 गैर जो मजहबी अक़लियतों के नुमाइंदे थे, और इन 14 में कोई क्रिश्चियन नहीं था। यानी ये भी क्लियर कर लें कि पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली में कोई मसीही नहीं था। और अगर हम तारीख को बगौर देखें तो उसकी वजह जो मुझे समझ आती है कि बांग्लादेश में हिंदू पाकिस्तानी डोमिनेट करते थे, और इन 14 में से ये मिक्स इलेक्शन के जरिए 14 में से जो 12 थे वो ईस्ट पाकिस्तान से थे, और 2 जो इस वक्त पाकिस्तान है 2 इस इलाके से थे। उससे अगली असेंबली में भी जो थी, उसमें भी यही मिक्स इलेक्शन, जिसको मखलूत कहते हैं, ये आजमाया गया। उसमें कोई 11 नेशनल असेंबली के मेंबर थे, और उनमें 2 मसीही थे। एक मसीही इस जगराफिये से था जहां बाद में पाकिस्तान, जो मौजूदा पाकिस्तान है, और एक मसीही वहां से था। तो आप समझें कि उन 11 में से, और एक हिंदू भी यहाँ से था, 11 में से 9 लोग ईस्ट पाकिस्तान से थे। तो ये अक्सर आपने सुना होगा जी, शुरू में आबादी बहुत ज्यादा थी, वो किधर गई। तो ये नेशनल असेंबली की सीटें बता रही हैं नॉन मुस्लिम्स की, मजहबी अक़लियतों की, कि वो अक़लियत ज्यादा उधर ही थी। और हमारा क्योंकि ज्यादा आबादी हमारी थी पंजाब में, तो हमारे जो लीडर थे उनका पंजाब असेंबली की तरफ रुझान ज्यादा था। इसीलिए 46 वाली असेंबली में 4 हमारे एमपी थे पंजाब में, और मेरा ख्याल है सिंध में शायद कोई भी नहीं था। अच्छा, ये जो पहले 2 असेंबलियां थी, ये मिक्स इलेक्शन में, जो आपने कहा मखलूत, तो मखलूत में कोई मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाला पाकिस्तानी कोई इलेक्शन नहीं जीत सका, ना बांग्लादेश वाले हिस्से से और ना इस तरफ से। उसके बाद जो अगली 2 असेंबलियां थी, सॉरी, इसमें जो थी, इसमें मखलूत नहीं थे। इसमें मैं माजरत चाहता हूं, इसमें सिलेक्शन हुई थी। यानी अशराफिया ने कोटा एक रखा हुआ था कि इतने हमने गैर जो मजहबी अक़लियतें वो लेनी है, तो 14 और 11 थी। ये वो था, यानी अशराफिया का अपना तरीका था, जिस भी तरह वो लोगों को ले लें, जिस तरह आज सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है। अगली फिर 2 असेंबलियां थी, वो थी मखलूत। तो मखलूत में अगली दोनों असेंबलियों में 69 तक जो चली, उसमें दोनों तरफ से कोई नेशनल असेंबली का मेंबर, कोई नॉन मुस्लिम नहीं था, अक़लियतों से
ताल्लुक रखने वाला। तो दो निज़ाम आ गए, एक सिलेक्शन वाला पहली दो असेंबलियों में और अगलियों में मखलूत मिक्स, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा जो 5वां इलेक्शन हुआ और निज़ाम वो तीसरा था, वो भी मिक्स ही था, बल्कि दूसरा ही निज़ाम था। वो 70 में जो 1 मैन 1 वोट हुआ, जिसमें बालग हक के राय दही पे वोट हुए, और उसमें भी पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक एमएनए जीता था, उसके भी अपने चकमा ट्राइब का जो चीफ था राजा तरीदेव सिंह। पूरी दोनों तरफ से मिक्स इलेक्शन में, और वहां से ही फिर वो टर्निंग पॉइंट हुआ। आपको पता है बांग्लादेश बन गया, शुरू में सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भुट्टो साहब रहे और ये मसला चलता रहा। उन्होंने फिर जब नेशनलाइजेशन की तो एक तो मसीहों को ये था कि हमारा कोई बंदा असेंबली में नहीं पहुंच सका, हमारी सबकी जमानतें जब्त हो गई, और दूसरा नेशनलाइजेशन, इसकी बुनियाद पर फिर जो राइट्स हुए वो पाकिस्तानी मसीहों ने बहुत उस पर एहतजाज किया, पूरी एक तहरीकें चलाई हुए हमारे जी, 2 लोग शहीद हुए, और उन शहादतों की वजह से फिर मतनासब नुमाइंदगी से, यानी जिस पार्टी के पास असेंबली में जितनी पोजीशन थी उस रेशो से उनको हक मिल गया कि आप फिर आयन में पहली दफा चौथी आयनी तरमीम हुई। 73 का आयन बगैर मजहबी अकलियतों की मौजूदगी के बना, और फिर ये 75 में उस आयन में जो है आयनी तरमीम की गई 21 नवंबर 1975, जिसमें 6 सीटें कौमी असेंबली में मखसूस की गई अकलियतों के लिए, और उनमें अकलियतों की फिर तरतीब ये थी कि 4 मसीही, 1 हिंदू और 1 शायद पारसी थे। सर आप मुझे सिर्फ एक छोटी सी यहाँ पे मैं क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ। ये जो सिलेक्शन जो शुरू में थी वो अशराफिया ने पकड़ के अपनी मर्जी के बंदे असेंबली में बैठा दिए। चले उस वक्त हमारे पास 1973 का आइन नहीं था जी, ठीक है, लिहाजा मैं ये नहीं कहता कि आईनी तौर पे ये सही था कि गलत था। उसके बाद जो मिक्स्ड इलेक्शंस हुए उसमें हमारा कोई आदमी जीता नहीं, और जैसे प्रूडेंट साहब अभी बता रहे थे कि मारूजी हालात ऐसे है कि ये नामुमकिन होने के बराबर है। उसकी आपने फिर 2-3 मिसालें दी कि नहीं ऐसा मुमकिन है, सिंध में ऐसा हुआ है। चले वो मान लिया कि उसमें कुछ नहीं हुआ हमारे लिए, लेकिन वो आइन के मुताबिक था। अब उसके बाद फिर जब भुट्टो साहब की ये जो सकूते ढाका और मशरकी पाकिस्तान का बनना और नेशनलाइजेशन 1972 में, उसके बाद जब हम यहाँ पे देखते हैं कि फिर उन्होंने मुतनासिब नुमाइंदगी पर वो पकड़ के लगाने वाले बना दिए। मेरा सवाल सिर्फ ये है, अभी तक की जो तारीख आपने बताई है ये सारा कुछ क्या अब 1973 का आइन हमारे पास है, 1973 के आइन के बाद ये मुतनासिब नुमाइंदगी जिसमें मेरा वोट नहीं है मेरे कैंडिडेट के लिए, ये कानूनी तौर पे इसका क्या जवाब है? देखें इसमें जरा जो समझने वाली चीज है कि देखें 1 मैन 1 वोट जी, तो हर पाकिस्तानी ने मजहब से बालातर होकर इलेक्शन लड़े भी और वोट भी डाले। मैंने जैसे आपसे कहा कि मसीहों ने बड़ी बड़ी सीटों पर मुकाबला किया, करने की कोशिश की, तो यानी वो कैंडिडेट भी खड़े कर सकते थे और वो वोटर भी थे हर हलके में। तकरीबन कोई पता नहीं कोई 1000-1200 इससे भी ज्यादा हलके होंगे पूरे पाकिस्तान में कंबाइंड में। अब ये है कि वो मारूजी हालात मुल्क के ऐसे मुआशरती समाजी कि जीत नहीं सके, और डायनामिक्स भी, आबादी के डायनामिक्स भी ऐसे कि कोई जीत नहीं सका। तो एक चीज है जो जमहूरियत की आप जिसको कह सकते हैं कि, और या जिसको के लोगों ने जब इस जरूरत को महसूस किया कि हमें कौमी सतह पर वोट डालने का तो हक हासिल है, हम कौमी सतह पर इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, लेकिन हमें मजहबी शनाख्त पर नुमाइंदे चाहिए तीनों ऐवानों, बल्कि उस वक्त तो 2 ही थे, सेनेट नहीं थी। जब लोगों ने ये डिमांड किया तो उन्होंने आईनी तरमीम करके बंदों को उसमें दाखिले का एक रास्ता तो दिया, और मैं इसको कहता हूं दोहरी नुमाइंदगी। दोहरी नुमाइंदगी
लेकिन जो आपकी एक वोट तो आप डालते ही थे ना कौमी सूबाई सतह पे, लेकिन दूसरा जो आपका मजहबी उस पे नुमाइंदा था, जाहिर है उस अफरा तफरी में की गई थी, 2 बंदे शहीद हो चुके थे, मसीही सड़कों पर थे और हालात वैसे भी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने फौरन एकोमोडेट करने के लिए तो 6 सीटें दे दी नॉन मुस्लिम्स को। अब ये इर्तकाई सफर चलता, अब हम इस पे आगे बात करते हैं। फिर 77 में भी यही आजमाया गया, लेकिन 77 की क्योंकि असेंबली चली ही नहीं, वो ऑपोजिशन ने उस पर रिएक्ट किया, वो मार्शल लग गया। अब जब मार्शल लग गया तो 77 और 70 और पिछले भी 2 दफा के मिक्स इलेक्शन का रिजल्ट गैर मुस्लिमों के, और उसमें से भी वो के हिंदू बड़ी अकलियत हैं, लेकिन क्योंकि वो शोर शराबा नहीं करते थे, और उसकी वजूहत भी हैं। एक तो जो उनके जो 2 तबकात हैं, एक तबका तो बहुत ही ज्यादा पिसा हुआ है, उसके पास इतनी हिम्मत ही सकत नहीं है, ना शौरी और ना किसी भी लिहाज से, और दूसरा जो सुपर रिच है वो भी उतना ही अपने हालात में मस्त होता है जितना कि जो बहुत ही गैप बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उनको जरूरत नहीं थी। और एक और तीसरी जो बड़ी वजह थी कि 71 की जंग के बाद मॉरली वो इस पोजीशन में ही नहीं थे कि वो जो सोसाइटी में नफरत फैली होती है जंगों के बाद, कि वो बाहर निकलते या बात, ये मेरा एक तजिया है कि ये वजूहत थी, तो मसीही ही बाहर सड़कों पर निकलते थे। उन्होंने जब ये देखा कि हम तो पिछले पहले 2 में तो सिलेक्शन थी, और उसके बाद जो उसके बाद 4 हुए उसमें जब मखलूत इलेक्शन हुए तो हम तो जीत ही नहीं सकते। उन्होंने फिर शोर शराबा किया मार्शला में, तो मार्शला में तो 1-2-4 बंदों को ही कन्विंस करना होता है किसी एक को, तो फिर जिया साहब ने उन्हें दे दिया जुदागाना इलेक्शन, जुदागाना। अब जुदागाना में ये हुआ कि ठीक है जी, आप इस तरह, जुदागाना में ये है कि हिंदू हिंदू को वोट डालता था, मसीही मसीही को वोट डालता था, और सिख, पारसी और दूसरी छोटी कम्युनिटीज को वो उन्होंने कंबाइन करके एक सीट दी हुई थी। शायद अहमदियों के लिए कोई एक अलग सीट थी, बाकी सबको एक कंबाइंड सीट दी हुई थी। अब इसमें ये जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ, वो के डिमांड तो हमारी थी, हमारे लोगों ने कहा, और वो पहले 4 इलेक्शन से सबक सीखे। इसमें यह था कि इसमें वो जो कौमी और सूबाई हलकों में जो वोट डालने का हक था वो छीन लिया गया, कि आप शूद्रों की तरह, आप अछूत की तरह हिंदू हिंदू को वोट डाले और 10 MNA बन जाए, कोई 23-24 MPA बन जाए, या 20 के करीब, यहाँ 9 सिंध में थे और मेरे ख्याल 8 पंजाब में थे। तो इस तरह ये 5 दफा इलेक्शन ये हुए, 85 से लेके 97 तक। और ये मेरा ख्याल है कि अगर आपका एज ग्रुप मेरे वाला ही है या उस वक्त आप पाकिस्तान में थे, तो ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का सिस्टम था। जी बिल्कुल आजम साहब, बिल्कुल मैं पाकिस्तान में ही था उन दिनों में, और ये अजीबोगरीब इसलिए था क्योंकि देखें, किसी ने नेशनल असेंबली में जाना है तो उसने अपने हलके से लड़ना है। अगर क्रिश्चियन ने नेशनल असेंबली में जाना है तो उसका हलका पूरा पाकिस्तान था। अब ये जुल्म खुदा का कराची से लेकर कश्मीर तक हल्का कैसे? वो अगर हम उन डायनामिक्स पे उस डिटेल में जाएं, वो गिनती के एतबार से वो ठीक था, लेकिन आप उसका सोचते हैं जिसने पूरे इलेक्शन हल्के से लड़ना था। आप दूसरा इसका एंगल नहीं देख रहे कि मेरा पड़ोसी, फर्ज करें मेरा पड़ोसी हाशमी साहब हैं, हाशमी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं उनको वोट नहीं दे सकता। जिस हल्के में मेरी सड़क है, जिस हल्के में मेरा पानी है, मेरा टेलीफोन है, मेरी बुनियादी सहूलतें हैं, मेरा लॉ एंड ऑर्डर है, बिल्कुल वो जो जिसको मैं वोट दे रहा हूँ उसका मेरा तो डिस्कनेक्ट है, मुकम्मल डिस्कनेक्ट है। नहीं, फिर जो उसमें जो डॉक्टर प्रूडेंट ने लफ्ज इस्तेमाल किया था, एहसास बिलोंगिंग, तो खत्म कर दिया ना, जिसका पहले बहुत बुरा हाल था कि मैं तो एक मखसूस, मुझे एक, जिस तरह पुराने जमानों में मखसूस बस्तियों में रखते थे शूद्रों को, उसी तरह का बना दिया फिर दोबारा। हम 5-6 हजार सियासी शूद्र बन गया दोबारा एक बार। और ये चला जी, प्रूडेंट साहब कुछ कह रहे थे। हाँ, वो बात वही थी जो डॉक्टर साहब ने आगे चलाई थी कि वो हल्का पूरा चूंकि पाकिस्तान बन जाता था तो वो जाहिर है बहुत मुश्किल हो जाता था कि, लेकिन जैसे आपने उसका जवाब भी दिया कि वो डिमांड भी हमारी ही थी,
तो वो ओपन फील्ड कर दिया गया, आप कश्मीर से लेकर कराची तक आप निपटे। तो वो तो रियलिस्टिकली मारूजी हालात ऐसे थे कि बहुत मुश्किल था। लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना कि बी केयरफुल व्हाट यू आस्क यू माइट गेट इट, वो मिल तो गया हमें, लेकिन उसका फिर वो जो दिक्कत थी उसके नहीं, सामने उसका वो बहुत सर वसी थी। जो मैं उसका दूसरा पहलू चाहता हूं कि आपके नाजरीन के सामने जाए। देखिए, हल्का वो पूरा पाकिस्तान अगर आज भी वो सिस्टम मले तो वही बनेगा। वो क्यों बनेगा? आप नंबर सामने रखें। इस वक्त हमारी 272 डायरेक्ट सीटों पे इलेक्शन होता है और हमारे वोटों की तादाद है कुछ 10.5 करोड़ पूरे पाकिस्तानियों की। तो वो कुछ एवरेज बनते हैं 4.25 लाख एक हल्के का एमएनए का वोट, जिसपे एवरेज इलेक्शन होता है। हमारे सरहद में नॉन मुस्लिम की टोटल आबादी 1 लाख से ज्यादा नहीं है, तो वोट टू आबादी रेशो है 50-50। तो 50,000 वोटों पे तो फिर एमएनए नहीं वो आपको देंगे ना। सिमिलरली बलोचिस्तान में, ठीक है। इसी तरह अब जब वो फिर वो मेरा ख्याल है उन्होंने जब गिनती सामने आप रखेंगे ना, तो फिर रिजल्ट कुछ इसी तरह के निकलेंगे। आजम साहब, ऐसे क्यों नहीं हो सकता? देखें, फॉर आर्ग्यूमेंट से आगे अब चलते हैं, हम बात आगे चलाएंगे। लेकिन देखिए, अगर 5 हमारे या 4 एमएनए हैं तो पाकिस्तान को पूरा हल्का करने की बजाय उसको 4 में भी तकसीम किया जा सकता है और उनको उस तरह से भी हल्के दिए जा सकते हैं। लेकिन और उसके दूसरे एंगल की तरफ नहीं आ पा रहे कि जो आम वोट को जो काट दिया गया था कौमी और सूबाई उसके हलकों से, जहां वो बैठा हुआ है। मेरी जिंदगी के 40 साल इस हल्के में गुजरे हैं, तो इस हल्के में से मेरी हैसियत खत्म कर दी गई, मेरी पाकिस्तानियत ही छीन ली गई ना। यानी कि एज अ वोटर आप उस हल्के में वर्थलेस एक बंदा हो गया, जीरो हो गया। मैं विजिबल ही नहीं हूँ। ये भी जो हमारा तरीका इंतखाब था, ये भी हमें काबिल कबूल नहीं। सबसे बड़ा वो देखें, वो जिसको शौक था वो तो वॉलंटियरली करता था ना जी। उसको किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी पूरे इलेक्शन पूरे पाकिस्तान से लड़ो, ठीक है ना। वो तो 10 करें बंदे या 15 करें या 4 करें, वॉलंटियरली करते थे। मुझे तो जो आम पाकिस्तानी था, वो चाहे हिंदू था चाहे मसीही था, उसको तो जबरदस्ती उससे निकाल दिया गया था ना। जो उसका हिस्सा बनता था वो तो खुद आता था, अपने आप को पेश करता था ना कि मैं रेडी हूँ। और लोग मतलब 20-20 कैंडिडेट होते थे 4 सीटों के लिए मसीही, इसी तरह हिंदू होते थे 4 सीटों के लिए 20 होते थे। लेकिन ये जो 10-20 लाख उस वक्त जितने भी हों, इनको जो जबरदस्ती निकाला गया था, आप जमहूरियत के इस कत्ल की तरफ जरा आप वो करें। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जो वो नॉन मुस्लिम वोटर है, क्रिश्चियन वोटर है या हिंदू वोटर है, वो मेन स्ट्रीम से वो खारिज कर दिया गया। तो वो गोया के, अगर मैं सही समझाऊं, तो वो ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ उस वोटर के लिए लोकली। और नहीं, उसमें सोसाइटी में डिवीजन भी बहुत हुई ना कि ये तो कोई अछूत है। बिल्कुल, वो और एलियनेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो और एलियनेट हो गया। इसकी हमें सियासी तौर पे जरूरत ही नहीं है। ये सियासी तौर पे गैर जरूरी आइटम है। करो कुछ इसके लिए, ना करो, इसकी बात सुनो ना सुनो, क्या फर्क पड़ता है। यानी कि जो पहले ही एलियनेटेड है, इसकी वजह से ऑफिशियली एलियनेटेड हो गया जी। अब इसमें ये हुआ कि इसमें हर काम में जैसे खूबी और खामी होती है, स्वॉट एनालिसिस हम कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम जो मजहबी अक़लियतों पर थोपे गए, हम ये उसी का स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें ये हुआ कि इसमें गैर जो मजहबी अक़लियतें थी उनकी लीडरशिप अमर्ज हुई, क्योंकि जब उन्हें घर घर दर दर जाना पड़ता था, शहर शहर नगर नगर, तो वो पूरा एक सिस्टम डेवलप होता था, लोगों से उनके ताल्लुकात बनते थे, तो वो अमर्ज हुई लीडरशिप। अब वो वाला उसका ये अच्छा पहलू, दूसरा खराब पहलू पे बिल्कुल एलियनेटेड हो गया। इस दौरान कुछ बाशऊर किस्म के सियासी वर्कर जो थे वो ये शोर करते रहे कि ये जुर्म हमारे साथ क्यों हो रहा है। अच्छा, ये चलता रहा 97 तक। 99 में फिर मार्शल लॉ लग गया। अब जो तब चुके थे एनजीओस थी, बाशऊर लोग थे, उन्होंने फिर पावर कॉरिडोर्स में नॉक शुरू किया कि हमें ये नहीं मंजूर, तो खुदा के लिए हमारा वो जो कौमी तशख्खुस है उसको तो बहाल करें। आपने हमें कौमी मजहबी शनाख्त पे ऐवानों में बंदे दे दिए, लेकिन उसके इवज लिया क्या हमसे? हमारी कौमी शनाख्त छीन ली।
हम, हमारे पास पासपोर्ट तो पाकिस्तानी है, लेकिन हम डायरेक्ट मेन स्ट्रीम वोटर्स को, कैंडिडेट को वोट नहीं डालते, हम अपने बंदे को डालते हैं वोट सिर्फ। तो लोगों ने जब ये फिर तरला मिन्नत किया, तो जो पावर ब्रोकर्स थे, जो रियासती सतूनों के जो अहलकार थे, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने वही फिर जो भुट्टो साहब ने चौथी आईनी तरमीम की थी ना, दोहरी रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने फिर वो बहाल कर दी कि आप उसमें भी डालो, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई होमवर्क नहीं होता, तो साथ ही उन्होंने वो वाला हक अपने पास रख लिया। अब इसमें यह है कि आपकी कौमी और सूबाई जो थी वो शनाख्त बहाल हो गई, और मजहबी शनाख्त पे आपको नुमाइंदे मिल गए, जो इस वक्त जिनकी तादाद है आइन के मुताबिक 38, 10 MNA, 4 सेनेटर और 24 MPA मुख्तलिफ असम्बलियों में। तो ये 38 लोग जो हैं, ये आपकी मजहबी शनाख्त पर आपको मिल गए। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे अच्छा काम हुआ कि आपको 849 हल्कों में वोट देने का हक भी मिल गया। यानी अगर आप चित्राल में कोई एक मसीही खानदान या एक सिख खानदान रहता है, तो उसका भी लोकल MPA और MNA से ताल्लुक बन गया। 849 की बजाय अब ये रिसेंटली फाटा के मर्जर के बाद ये बन गए 865 हल्के। तो 38 बंदे उन्होंने मुतनासिब नुमाइंदगी से, यानी जितने पीपल्स पार्टी की जितनी नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन होगी, जितनी सूबाई में होगी, उसी हिसाब से वो मजहबी अक़लियतों के नुमाइंदे चुनने का हक उनके पास है। अब इस वक्त आपके पास टेक्निकली दोहरी नुमाइंदगी है, मजहबी शनाख्त पर 38 बंदे हैं और 865 में हल्कों में आपके पास कौमी सतह पे वोट देने का भी हक है, और आप उन सीटों पे भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और बाकी अपनी उसके लिए अपनी पार्टियों की खुशामद भी कर सकते हैं, या जो भी मारूफी तौर तरीके हैं। आज़म साहब, बड़ी दिलचस्प बात आपने की है। 38 लोग मेरे और आपके मजहबी हवाले से असेंबलियों में बैठे हैं जो इलेक्ट होकर नहीं गए। मेरा सवाल ये है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि कोई बंदा जो इलेक्ट नहीं हुआ वो असेंबली में बैठे? अच्छा, अब उसमें ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आर्टिकल 226 ये कहता है कि कोई बंदा असेंबली में उस वक्त तक नहीं बैठ सकता जब तक कि वो अपने लोगों से वोट लेके ना आए। एब्सोल्युटली, मैं आपको इस तरफ लाने की कोशिश कर रहा था। हमारा जो आइन है, हमारा आइन बहुत सारी जगहों पे एक दूसरी चीजों से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होता है। दूसरी तरफ उन्होंने जो चौथी आईनी तरमीम की थी, उसमें ये वाला सिलसिला डाल लिया था कि हम ये इसको जो मतनासब नुमाइंदगी है उस हिसाब से ले रहे हैं। अब इस पूरी तारीख को जो मैंने कोशिश की कि बहुत क्लियर, बहुत सादा अल्फाज में आपको बयान करूं, इसको जब हम पूरी तरह जब स्टडी करते हैं, तो ये जो दोहरे वोट की मुहिम तहरीक शनाख्त ने चलाई हुई है, आगाही की सियासी आगाही मुहिम जो चलाई हुई है, वो इसी पूरी चीजों को बहुत डिटेल में स्टडी करने के बाद कि अगर सिर्फ मिक्स इलेक्शन आपको मिलता है तो आपके पास अपनी रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, और अगर आपको जुदागाना मिलता है तो आपकी नेशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। वो चली जाती है। अच्छा, अगर आपको ये जो अब इस वक्त है कि दोहरी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इन तकरीबन 80 लाख जो मजहबी अक़लियतें हैं, जिनके 80 लाख के अगर तकरीबन आधे अगर आप वोट कर लें तो 40 लाख के करीब जो वोटर हैं, उन वोटरों के जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको वोट कितने लोग डालते हैं? बिलावल, नवाज शरीफ, इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान, या बलूचिस्तान से मेंगल साहब वगैरह। तो ये 5 लोग 38 बंदों को इलेक्ट या सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसलिए हम कह रहे हैं कि अब इसका हल यही है कि ना तो हमें दस्तबरदार होना है अपनी मजहबी रिप्रेजेंटेशन से, क्योंकि और ना ही कौमी शनाख्त से, तो हमें दोहरा वोट का हक दिया जाए कि एक तो हम 865 हल्कों में भी वोट डालने का हक हमारा बरकरार रहे, और दूसरा ये जो 38 हैं, इनको जब आप हल्का बंदियां करेंगे तो मुमकिन है ये कोई 40 हो जाए, 45 हो जाए,
इनको प्रॉपर हल्का बंदियां की जाए गिनती के एतबार से। अगर डिवीजन पे एक सीट बनती है, 2 डिवीजन पे बनती है, सूबे में एक बनती है, किसी सूबे में जैसे सिंध में आबादी हिंदुओं की ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, यानी टोटल उनकी 38 लाख में से 36 लाख लोग यही रहते हैं, तो उनकी सूबाई सीटें ज्यादा होंगी, उनकी नेशनल असेंबली की सीटें यहाँ से ज्यादा होंगी। इसी तरह मसीहों की पंजाब में ज्यादा है, तो उनकी ज्यादा सीटें वहां, तो वो फिर बैठ के पूरे स्टेटिस्टिक के साथ, डायनामिक्स के साथ हमें एक जो गैर मुस्लिम है वो अपना नुमाइंदा खुद अपने वोट से चुने, उसका हल्का चाहे जितना मर्जी बड़ा बना दिया जाए उसकी आबादी के तनासब से, और उसमें आपको रियायतें देनी पड़ेंगी। रियायतें इसलिए देनी पड़ेंगी कि अगर पूरे बलूचिस्तान में 30-40 हजार या 25 हजार वोट है मसीहों का, और आप चाहते हैं कि सूबा बलूचिस्तान से उनकी रिप्रेजेंटेशन नेशनल असेंबली में हो, तो आप उनको फिर एक सीट वहां से दे दें। इसी तरह सरहद से भी, और पंजाब में अगर ज्यादा आबादी है, कोई 25-26 लाख आबादी है, 12-13 लाख वोटर है, तो वो उसी फार्मूले से आप वहां से 4-5 MNA बन जाएंगे। इसी तरह सिंध में। तो ये आजिम साहब आपकी बात, आपकी दलील मुझे समझ आ रही है, और मुझे मेरा ख्याल है कि हमारे सुनने वाले सामाइन जो है वो भी दानिश्वर लोग हैं, उन्हें समझ आ रही होगी। अब बात ये है, देखें हमने बार बार इस प्रोग्राम में स्वॉट एनालिसिस का जिक्र किया है। ये बात जो है ये आपको काबिल कबूल है, ये मुझे काबिल कबूल है, क्योंकि हमने वो जो पहले तीन निजाम भुगते हैं, हाँ भुगते हैं, उनमें हमारी बात नहीं बनती, यानी कि वी लूज एवरीवे। अच्छा, अब दोहरे वोट जी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर दोहरे वोट की हम एक मुहिम चलाते हैं, या ये बात जो है ये कौमी सतह पे उजागर करते हैं कि नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी जो हैं उनकी ट्रेजेडी को एड्रेस करने के लिए हमारा हल जो है वो दोहरा वोट है, तो ये तो हमारे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है ना कि अपनी शनाख्त भी कायम रखें, कौमी शनाख्त भी कायम रखें, अपनी मजहबी पहचान जो है उसको भी कायम रखें, पाकिस्तान में फ़आल भी रहें, मरूजी तौर पे हमें कोई दुदकार भी ना सके कि ये सियासी शुदरे हैं। अब मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि व्हाट डू यू सी एज द थ्रेट टू इट। जाहिर है पाकिस्तान में कोई चीज भी कबूल करवाने के लिए आईनी तौर पर या इंतजामी तौर पर इट टेक्स अ स्ट्रगल। अब देखें, आम शख्स जो है ना, जो सियासी सूझबूझ नहीं रखता या मेरी तरह थोड़ी सियासी सूझबूझ रखता है, वो कहेगा जी देखें ये नॉन मुस्लिम को 2 वोट क्यों हम दे रहे हैं, ये दोहरा वोट, वो वैसे ही कुछ मतलब है, बात ही ऐसे लगती है एज इफ दे आर बीइंग गिवन समथिंग अ प्रिविलेज जो मुसलमानों के पास नहीं है। मुसलमानों का 1 वोट, ये जी नॉन मुस्लिम्स के दोहरा वोट, ये क्यों होगा? इस तरह से इसकी जो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो सेल द आइडिया, उसमें थ्रेट्स आपको क्या नजर आ रहे हैं? इसमें जी सबसे बड़ा जो थ्रेट है ना, सबसे बड़ा जो थ्रेट है कि जो रिलीजियस मिनॉरिटीज हैं वो खुद हैं। वो खुद इसलिए हैं कि जब ये 73 साल में इन पे ये निज़ाम थोपे गए तो ये इतने अल्लाह के वली हैं, ये अपना स्वॉट एनालिसिस नहीं करते। आपको पता है कि 38 लोग बैठे हुए हैं जिनमें से अक्सरियत के साथ मैं राब्ते में रहता हूँ। वो ये उनको कहो ना कि आप ये आधे घंटे की रीड है वो आपने पढ़ा ये किताबचा, कि ये पढ़ लो, तुम्हें पता तो चले कि तुम्हारी सियासी कमजोरियां और तवानाइयां क्या हैं, तो वो इस बात को तरजीह देंगे कि इमरान खान का, जरदारी साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ का, या मौलाना फजलुर रहमान साहब का, या मेंगल साहब का कोई 10वें, उनके कोई 100वें नंबर का कोई लीडर आने वाला है और मैं उसके लिए बुके पकड़ के खड़ा रहूं 24 घंटे, वो आधे घंटे इस काम पे नहीं देगा। तो सबसे बड़ा थ्रेट ये लोग खुद है कि ना तो मजहबी जो हमारा, जो जिसको शौक बहुत है कि मैं रिप्रेजेंट करूं अपनी कम्युनिटी को, ना तो मेरा मजहबी वर्कर पढ़ता है, अपने आप से अवेयर होता है, ना जो समाजी कारकुन है बेतहाशा हमारी कम्युनिटी के वो पढ़ते हैं, और ना सियासी कारकुन पढ़ते हैं।
तो इसीलिए 73 साल में जब इन पे कोई निजाम थोपा गया, इनको पता ही नहीं था। देखें, अशराफिया का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, वो तो नोटिस ही नहीं करती। वो तो अशराफिया के तो अपने अहदाफ हैं, वो हासिल करते हैं। वो अपने, वो मुसलमानों के लिए कौन सी इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। आपको तो अपना हक मांगने के लिए पहले अवेयर तो होना पड़ता है ना। किसी अमेरिकन नॉवलिस्ट ने कहा था कि मैं तब अपने हकूक हासिल कर सकूंगा जब मैं जान लूंगा मैं क्या। आपके पास जब पॉलिटिकल अवेयरनेस ही नहीं है, आपको इतनी आधा घंटा नहीं आप पढ़ सकते, आप अपनी जात की पहचान नहीं कर सकते, अपनी सियासी तवानाई कमजोरियां, तो कौन लेगा फिर? आप कौन लेगा? डॉक्टर अख्तर अंजीली और आजम महराज तो बात ही कर सकते हैं ना, जिन लोगों ने इस खेल के स्टेक होल्डर हैं। अब आपको पता है कि इस वक्त हमने ये मुहिम किस लेवल पे चलाई हुई है। हमने पहले, मैंने वो किताबचा लिखा 42 सफ़ात का, उसका सिंधी तर्जमा करवाया। पाकिस्तान सिंध के, इंटीरियर सिंध के घर घर में उसको सिंधी में पहुंचाया। अशराफिया को उसका इंग्लिश तर्जमा करवाया। अशराफिया को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, दूसरे पावर रियासती अदारों के बड़ों को अंग्रेजी में पहुंचाया। उसके बाद उसके खुलासे बनाए एक सफ़े के। फिर वो एक सफ़ा भी नहीं पढ़ा जाता तो 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस बनाई। फिर इन 38 लोगों को सुबह शाम दोपहर व्हाट्सएप किए जाते हैं, जहां फिजिकली मिले वहां तहरीक के रजाकार इनको ये देते हैं कि ये पढ़ लो यार, ठीक है। और साथ ही ये कहते हैं कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, तो खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तो हम तो अवेयर ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ा थ्रेट इसलिए मजहबी अक़लीतों के अफराद खुद हैं कि वो अपने आप को जानना नहीं चाहते। अच्छा, अब मजे की बात सुने कि जब आप जान लेंगे तो आप उनको बताएंगे, भाई आपने हमें दोहरी रिप्रेजेंटेशन तो दी हुई है। दोहरी रिप्रेजेंटेशन है ना मेरे पास टेक्निकली, लेकिन 38 लोग वोट के जरिए नहीं। तो अब सिर्फ वोट के जरिए, जब उन्होंने 38 बंदे भी बिठाए हुए थे, इनको वोट से बिठाने में क्या अर्थ हो जाएगा? मेरा एक MNA आफ्ताब सिद्दीकी है, एक मेरी शनाख्त पे शनीला रूपी है, और भी पता नहीं कौन है, सबके मुझे नाम भी नहीं आते, वो भी सारे मेरी शनाख्त में। तो अगर वो मेरे वोट से चले जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बताना नहीं आता। और हम इस प्रोसेस से गुजरना भी नहीं चाहते कि हमें पता हो। एक छोटा सा फर्क ये पड़ता है कि जो हमारे जो 5 जो बड़ों का आपने नाम लिया है, जिनमें ये इस वक्त ताकत है या इख्तियार है कि वो पिक कर सकते हैं, उनके जो खादमीन है उनमें कमी हो जाएगी, उनको सलाम करने वाला एक कम हो जाएगा। वो थोड़ा सा एक फर्क है, लेकिन मैं नहीं समझता उनका, क्योंकि स्टेक नहीं है इससे, उनको कोई थ्रेट नहीं है ना, तो इससे उनको कोई बहुत फायदा है ना कोई थ्रेट है, बस हमें बताना नहीं आता। तो सबसे बड़ा इस सिस्टम जी हम खुद हैं सबसे बड़ा थ्रेट। जैसे आजकल जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि खान साहब की हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा उनके अपने आप से है। तो इस सिस्टम को लेने के लिए हमें भी सबसे बड़ा जो हम है, ये मेरी आजम साहब का मतलब यह कि जो असेंबली में हमारे सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड तो नहीं है, वो जो सिलेक्टेड हैं नुमाइंदा, वो भी ये बात समझते हैं कि दे ओ अस नथिंग। जी बिल्कुल ऐसे। वो दे ओ अस नथिंग, क्योंकि वो किसी के वोट की मरहूने मिन्नत होकर वहां गए नहीं है जी। तो वो वही बोलेंगे जो उस पार्टी जिसने उनको सिलेक्ट किया। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि सिंधी में कहते हैं कि हर मानू मां मोर तो नच्चे, हर मानू मां चोर तो नच्चे। यानी हर बंदे के अंदर एक अच्छा आदमी छुपा होता है। तो उनसे जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो वो जितनों से मेरी बात होती है वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अब वो बेचारे मारूजी हालात, फिर मैं कहूंगा मारूजी हालात, आपने देखा होगा कि लोग जब अपने लीडर का नाम लेते हैं तो उस नाम को कोई 6, अगर किसी का नाम सिर्फ नवाज शरीफ है या मोहम्मद नवाज शरीफ है तो वो मोहतरम कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहने का कल्चर है हमारा। इसी तरह ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सब नामों के साथ जब ये कल्चर हो जिस मुआशरे में खुशामद का, तो वहां फिर यही होता है, वो फिर आउट ऑफ द बॉक्स कोई बात क्यों करेगा। जी आजम साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि हमारे यहाँ पे यूके में बोरिस जॉनसन को जब असेंबली में भी
वो मिस्टर जॉनसन या बोरिस क्या कि उनके जो फर्स्ट नेम होते हैं, यहाँ कोई क्या के देखे ना, अगले दिन उसको इस्तीफा ले लेंगे उससे। हाँ जी। और अजीब चीज है, मतलब ये लोग बोरिस जॉनसन जैसे लोग ह्यूस्टन स्टेशन पे भी नजर आ जाते हैं ट्रेन पकड़ते हुए, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई गनमैन नहीं आगे पीछे, कुछ नहीं। आपसे गुफ्तगू का बहुत बहुत मजा आया सर, बहुत ही सर हासिल गुफ्तगू थी, और मैंने जाती तौर पे बहुत कुछ सीखा है। मैंने समझा है कि हमारी निजात, सियासी निजात वो दोहरे वोट में क्यों है, कैसे है। और मैं इस चैनल के हवाले से आपके इस किताबचे को प्रमोट भी करूंगा, हमारी वेबसाइट पे ये मौजूद है, डाउनलोड भी किया जा सकता है। प्रूडेंट साहब, लेट्स टेक द फाइनल राउंड, आप कुछ फरमाइए और फिर आजम साहब से, और फिर हम इस प्रोग्राम को खत्म करें। आजम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने हमें बहुत चीज़ों में एजुकेट किया, और इसीलिए हमने आज फैसला किया था कि हमने खामोशी से सुनना है और आपसे हमने सीखना है। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप क्या सोचते हैं कि जिस कौम की हम बात करते रहते हैं, अपनी मसीही कौम की, उसके हवाले से हमें जहाँ हमारे दिल में उसके लिए दर्द है, लेकिन एट द सेम टाइम उनके जो रवैये हैं, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, विक्टिम कार्ड बहुत यूज़ करना, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, तो इन सारी चीज़ों के होते हुए क्या आप सोचते हैं कि हम एक फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स या एक ऐसी सोई कौम को जगाने की कोशिश करते हैं? और मुझे एक इंडियन मूवी की एक लाइन याद आ रही है, तो शायद पता नहीं मुनासिब है या नहीं मुनासिब, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सक रहा उसकी वो लाइन से। आप इसका एनालिसिस कीजिएगा आखिर में। उसमें वो एक आदमी कहता है कि जगाया उन लोगों को जाता है जो सोए हों, लेकिन जो मरे हों उनको बंदा कैसे जगाए? तो क्या हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, हालात और वाकयात हैं, सरकमस्टांसेस ऐसे हैं। मैं तो बहुत ही होपफुल हूँ, क्योंकि हमने जब भी कोई नई चीज बताई है, आम मासेस ने, जिसका कोई स्टेक नहीं होता, वो उसको बहुत ही ओपन हार्टली वेलकम कहता है। अब देखें ना कि तहरीक शनाख्त का कोई भी रजाकार पेड़ नहीं है, किसी का कोई औहदे का दम चला नहीं लगा हुआ, सब लोग रजाकार हैं। किसी को कोई ये नहीं है कि कल ये पावर में आ जाएंगे तो मुझे शायद कोई MP MNA बना दे या थाने के टहरी। तो वॉलंटियरली लोग इसको, इसके सिंधी किताबचे, हिंदू इतने, पाकिस्तानी इतने रजाकार हैं। और इस तरह की जो भी अवेयरनेस की चीजें जो लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंग देती हैं, आम आदमी को, लोग उसको बहुत वेलकम कहते हैं। बहुत पोटेंशियल है। वो जो एक ज़रबुल मिसल नमा शेर है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, इसमें भी यही जिम्मेदार हैं जो, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी। तीनों तरह के जो हमारे समाजी, मजहबी और सियासी वर्कर हैं, उनको, क्योंकि वो खुद नहीं कुछ जानने की कोशिश करते, जब खुद जानने की कोशिश नहीं करते तो अपने फॉलोअर्स को क्या बताएंगे। जब भी उनको आप कोई नई बात, सच, हकायक, दलाइल के साथ बताते हैं तो वो तो सुनते हैं। बहुत जान है पोटेंशियल। लोगों ने देखे ना, आप जिस तरह बहुत, वो एक पूरा प्रोग्राम हम कर सकते हैं कि लोग किस किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। आजम साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। ये दोहरे वोट का गाना जो है, ये हम बहुत देर से सुनते आ रहे थे कि दोहरा वोट होना चाहिए, लेकिन आज आपने जिस खूबसूरती से इसकी तारीख की खामियां, और जिस तरह से प्रूडेंट साहब ने उसके ऊपर तनकीदी निगाह से देखा है, आपने समझाया कि दोहरा वोट जो है वो एक तरह से डबल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है, लेकिन उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की जरूरत है ताकि हमें भी फायदा हो, हुकूमत भी स्ट्रांग हो। तो सैफ का एक शेर है, वो क्या नाम है कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं। आपने जिस रंग से आज दोहरे वोट का बयान किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हमारा स्टेज इंजीली मीडिया और इंजीली.com और हमारे जितने भी चैनल्स और तरीक़ेकार हैं वो आपके लिए खुले हैं, और हम फिर भी आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। आई एम श्योर जो हमारे ऑडियंस थे आज के लिए, हमारे सामाइन ने आज बहुत कुछ सीखा। जैसे प्रूडेंट साहब अभी कह रहे थे,
हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और एक मुदल्लल तरीके से अब हम बात कर सकते हैं कि दोहरा वोट जो है वो किस तरह से हमारे हक में है और किसी भी लिहाज से पाकिस्तान की कौमियत या कौमी धारे के खिलाफ नहीं है। थैंक यू वेरी मच आजम साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रूडेंस साहब, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिर में एक छोटी सी बात का इजाफा कर लीजिएगा, जब आप ये लफ्ज कह रहे हैं कि हमने सीखा है, तो देखें जो आर्टिकल 226 है ना, ये सिर्फ गैर मुसलमानों की डिमांड नहीं है, ये आयन का आर्टिकल 226 भी इसकी डिमांड कर रहा है जी। आयन के रखवालों से उसकी डिमांड कर रहा है कि ये जो 38 बैठाए हुए हैं इनको वोट से बैठाओ जी। ये बगैर वोट के कैसे असेंबली में चलेगा। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और आप मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन देखते रहिए इंजीली मीडिया। हम वक्तन फ़ौक्तन आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम लाने की कोशिश करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम हमें आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू इंजीली मीडिया चैनल और अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।